हेलो, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो CHSL 2023 मेंस के पेपर में आए थे। मेंस का एग्जाम डेट मैं आपको दिखा देता हूं, 10th ऑफ जनवरी 2024। इसके पहले आपका 2 नवंबर को 2/11/2023 2 नवंबर 2023 को पहला पेपर लिया गया था। फिर कुछ इश्यूज के कारण 10 जनवरी 2024 को एक और पेपर लिया गया CHSL का ही। तो 2 नवंबर वाला ऑलरेडी मैंने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, कहने का मतलब वीडियो एक ही है, उसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं आपका 10th जनवरी 2024 में जो पेपर लिया गया था आपका CHSL 2023 टीयर 2 का। उसमें मैथ के जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरे 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ इनके मैथ्स सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्ट सर्च भी मार सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने 2 नवंबर वाला पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। हालांकि उसका लिंक मैं चाहूंगा कि आई बटन में आप तक पहुंच जाए, और ऊपर कॉर्नर में आई बटन आता है वीडियो देखते समय, वहां पे जाके भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और साथ ही साथ कमेंट भी। ओके, पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन अपने पास है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 52 years। आफ्टर 4 years द फादर्स एज will be 4 times the age। what is the present age of the son। देखो पहले क्या कह रहा था यहाँ पर कि पुत्र और पिता की आयु का योग 52 था पहले के केस में, और ये कह रहा है कि 4 साल बाद जो एज का रेशियो होगा उसमें पिता जो होगा वो पुत्र का 4 टाइम्स होगा। यही बात है, 4 साल बाद का केस है। तो आप देखोगे कि अगर मैं 4 साल बाद का ही रेशियो ले लूं, तो अगर ये फादर और ये सन में बोल रहा हूं तो सन 1 होगा तो फादर कितना होगा 4 टाइम्स, यानी कि 4। इसका सम कितना होगा, दोनों का जो योगफल होगा वो 5 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 साल पहले कितना था, 52 था, तो 4 साल बाद 8 साल टोटल बढ़ जाएगा। बिकॉज यू नो कि आफ्टर 4 इयर्स फादर का एज भी इंक्रीज होगा 4 इयर्स, और सन का एज भी इंक्रीज हुआ 4 ईयर, यानी कि दोनों का मिला के 8 साल बढ़ेगा। तो 5 की वैल्यू जो हो गया, ये 4 साल बाद का केस हम लिख रहे हैं, 52 और 8 60, तो 1 की वैल्यू 12। 1 की वैल्यू 12, तो ये कह रहा है पुत्र की आयु 1 की वैल्यू ये तो 12 ही रही। लेकिन ये 12 कब की है, ये 4 साल बाद की है, आफ्टर 4 इयर्स। तो 4 साल बाद की अगर आयु 12 साल है तो आज कितनी है, 4 साल कम रही होगी, यानी कि आज 8 साल है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो, 1 मिनट, इतना है, 4 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो टोटल 8 बढ़ेगा तो 60, 5 से 12 25 60, 1 की वैल्यू 12, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही आ रहा है, 1 की वैल्यू 8 ही आ रही है ना यहाँ पर। देखो 4 साल बाद अगर 12 साल का है, इसका मतलब 8 जो 8 ही साल का होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये था कि आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, टू पाइप्स can fill a tank separately in 36 minutes and 45 minutes respectively। A drain pipe installed in the tank can remove 40 liters of water per minute। यानी कि 1 मिनट में 40 लीटर पानी वो खाली कर सकता है। If the 3 pipes are open together, the tank is filled in 1 hour। Find the capacity holding of the tank। ओके, देखो सबसे पहले मैं बात क्या करेंगे। देखो पहला आपका इनलेट पाइप है, दूसरा भी इनलेट पाइप है, और तीसरा जो है वो आउटलेट पाइप है, यही बात है। अब देखो पहला इनलेट पाइप 36 मिनट लेता है और दूसरा 45 मिनट्स। इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि टोटल वर्क होगा या फिर कैपेसिटी ऑफ द टैंक होगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 यूनिट। इट मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटी जो है टैंक की वो 180 लीटर है। 36 से इसको डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, और 45 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। इट मीन्स दीज आर द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट 2 इनलेट पाइप्स, राइट। अब पहले दोनों इनलेट पाइप की अगर मैं बात करूं तो ये पर आवर कितने भर पाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो तीनों पाइप्स को अगर हम ओपन कर देते हैं तो 1 आवर में टैंक जो है वो कंप्लीट आपका फिल हो जाती है, ठीक है। यहां पर अगर मैं केवल इनलेट पाइप्स की बात करूं तो ये 1 मिनट में कितना भर पाएंगे, 1 मिनट में 5 और 4 9 यूनिट पानी भर पाएंगे, या फिर 9 लीटर आप मान लो, 1 मिनट में 9 लीटर। तो आप बता दो यहाँ पर
कि ये 1 घंटे में पूरे पानी को भरते हैं, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में इन्होंने कितना पानी भरा होगा? ये 60 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 60 टाइम्स होगा। इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ 540 लीटर। इसका मतलब इन्होंने 540 लीटर केवल पानी भरा है। लेकिन आपको पता है कि चूँकि हमने कैपेसिटी 180 लिया है, तो टैंक में जो वाटर आया होगा, वो तो आपका 180 लीटर ही आया होगा। तो बताओ बाकी पानी कहाँ गया? तो बाकी पानी आउटलेट पाइप ने खाली कर दिया। ठीक है? तो आउटलेट पाइप जो है, वो कितना पानी खाली किया बताओ? तो आप बोलोगे कि भाई 540 इन्होंने भरा जिसमें से 180 ही रह गया, क्योंकि टैंक में 180 ही आ सकता था। अगर 180 ही रह गया तो बाकी कितना पानी खाली कर दिया गया? 360 लीटर पानी खाली कर दिया गया। और ये 360 लीटर पानी कितने घंटे में खाली हुआ? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि 1 घंटे तक ही पानी चला है, 1 घंटे में तो टंकी भर ही जाती है। ठीक है? तो 60 मिनट में अगर 360 लीटर पानी खाली हुआ तो पर मिनट कितना पानी खाली हुआ? इससे आप काट दो तो 6 लीटर। हर 1 मिनट में 6 लीटर पानी खाली हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर 1 मिनट में 40 लीटर पानी खाली होता है। तो हमारे हिसाब से जो 6 आ रहा है वो क्वेश्चन में 40 है, तो हमें 180 की वैल्यू बतानी है। तो 180 की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? ये 30 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 30 टाइम्स कर लो, 4 तिया 12, यानी 1200 टोटल पानी रहा होगा ओरिजिनल। ठीक है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि एक कारखाने में 100 श्रमिकों को मासिक वेतन के अनुसार बाँटा जाता है। औसत वेतन ₹45 प्रति माह आता है। माध्यिका इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको एक फ़ॉर्मूला याद, फ़ॉर्मूला क्या था? फ़ॉर्मूला था आपका 3 मीडियन इज़ इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फ़ॉर्मूला याद रहना चाहिए। 3 यहाँ मीडियन का मतलब माध्यिका से है, ठीक है? मोड यानी कि बहुलक, और प्लस 2 और मीन का मतलब हुआ आपका माध्य या फिर औसत। फॉर्मूला पुट कर दो आप, यहाँ पर देखो औसत गिवन है यानी कि 45, तो ये 4500 का डबल यानी कि 9000 हो गया, और प्लस बहुलक आपको दिया, बहुलक पूछ ही रहा है तो मान लो इसको मैंने x लिख दिया, 3 इंटू माध्यिका जो कि 4900 है। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 9 तियां 27 और 4 तियां 12 और 2 14, और 2 जीरो और माइनस का हो गया 9000। तो 9 5 14 होता है, यानी कि 5700 आएगा। तो ये ऑप्शन डी हुआ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। अ होलो क्यूब इज मेड ऑफ पेपर टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 512 क्यूबिक यूनिट्स। हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द क्यूब? ठीक है? अच्छा देखो, आप यहाँ से इजीली एक चीज कैलकुलेट कर, अगर मैं पहले एक डायग्राम ही ड्रॉ कर दूं, जैसे मान लो ये क्यूब है अपना, ठीक है, इस टाइप का, और ये जो ये हॉलो क्यूब है यानी अंदर से खाली है, और ये बना है पेपर्स का। हमें उन पेपर्स का एरिया बताना है जिन पेपर्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। अब देखो चूंकि ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होता है। एल का मतलब एज ऑफ द क्यूब। ठीक है? तो एल क्यूब होता है ये 512, और 512 8 का क्यूब होता है, सो दैट एल की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें एरिया बताना है, सरफेस एरिया, बेसिकली सरफेस एरिया ही जो कागज है वो लगा होगा। तो सरफेस एरिया जो होता है यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल, वो होता है आपका 6 एल स्क्वायर। तो 6 एल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 6 चौके 24 और 6 छके 36 और 2 38, 384, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला गया है द मेजरमेंट ऑफ अ राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 1.6 मीटर विड्थ 90 सेंटीमीटर हाइट 60 सेंटीमीटर सोप केक्स ऑफ डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 40 mm are to be packed in boxes in such a way that there is no empty space left in the box. How many cakes can be packed in the box? देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी बता रखे हैं कि जब भी आपको नंबर निकालना हो तो जो जो भी बड़ा आपकी आकृति है उसका वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम निकालो। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बड़ी चीज का वॉल्यूम लिखूंगा, बड़ा बॉक्स होगा, साबुन छोटा होगा, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वो आयताकार है तो घनाभ के आकार का होगा, क्यूबॉइड के शेप में होगा, तो एल बी एच होगा आपका वॉल्यूम। एल हो गया 1.6 मीटर। ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर में है, तो या तो सबको हम सेंटीमीटर में लिख लें या मीटर में लिख लें, तो वो बाद में हम चेंज करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट आएगा उसका क्या वैल्यू होगा। तो ये 1.6 ही फिलहाल मैं रहने देता हूँ, या सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये 160 सेंटीमीटर हुआ। फिर दूसरा है आपका 90 सेंटीमीटर और फिर 60 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई करोगे 5 इंटू 6 इंटू 40। अब यहाँ एक चीज देखोगे 40 mm में है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पहले हम नॉन जीरो वाला डिजिट निकालते हैं। तो आप देखोगे 6 25 30 से ये 3 बार में कट जाएगा, 40 से ये 4 बार में,
तो 4 तियां 12 और 12 छके 72 यानी 720 आ रहा है, तो आंसर 72 से स्टार्ट होगा, ये कन्फर्म है। बाकी जीरो लेन देन तो होता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हम mm को चेंज करते तो जीरो बढ़ेगा कुछ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना, 10 वर्ष बाद ये 2 गुना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे। जैसे 10 ईयर्स पहले की मैं बात करूं, या चलो ये सब बाद में चेक करेंगे, ठीक है। पहले केस में रेशियो कितना था, 3 गुना था, ये फादर और ये सन, ये 1 तो ये 3 था, ये 10 साल पहले की बात है। 10 वर्ष बाद देखो डबल होगा, यानी कि ये 1 तो ये 2, तो टोटल गैपिंग कितने ईयर का आया, देखो पहले 10 ईयर्स अगो एंड आफ्टर 10 ईयर्स, तो टोटल 20 ईयर्स का गैप आ गया, तो यहाँ पर मैं 20 पुट कर लूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 एंड 2 का जो डिफरेंस आया ये 1 यूनिट, और ये 22 जा 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 20। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए, या हाल ही में मैंने रेशियो का सॉल्यूशन डाला है। रेशियो के सारे क्वेश्चन जो सीएचएसएल के ही आपके टीयर 1 में पूछे गए थे 2023 वाले पेपर में, उनको मैंने एक साथ सॉल्व कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर देखिए, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला। और हालांकि आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल के, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 20 आ गई, हमसे पूछ रहा था कि अभी उनकी रेशियो क्या है। एक की वैल्यू अगर 20 है, ध्यान रखें, तो हमें 10 साल का ये गैप दिया है, तो मैं 10 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूं। अगर 20 को मैं 1 बोल रहा हूं, तो 10 को मैं कितना बोलूंगा, आधा बोलूंगा, यानी कि 0.5 बोलूंगा। अब देखो मैं 0.5 माइनस कर देता हूं, ठीक है, या 0.5 ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 10 साल पहले का रेशियो है और आज का रेशियो चाहिए, तो दोनों में 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 साल का मतलब रेशियो की वैल्यू में 0.5 होता है। अगर 3 में 0.5 ऐड करोगे 3.5 होगा, एंड दिस वन इसमें 0.5 अगर ऐड करते हैं, इट बिकम्स 1.5। 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 जा एंड 3 5 जा, 7:3 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा है द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज। यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डेटा। देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी डेटा गिवन है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो मैं आरोही क्रम में लिखने जा रहा हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो पहले 1 लेता हूँ, फिर होगा आपका 7, फिर हो जाएगा आपका 9, फिर आया 11, 11 के बाद क्या लेंगे हम, 16 लेते हैं, तो 16 1 2 और 3 टाइम्स है, ठीक है, तो हम 16 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। आफ्टर 16 आपका आ जाएगा यहाँ पर 9, हम ले ही चुके हैं, ये सब ले चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यही संख्याएं बच गई हैं, तो 51 हमें लेना होगा, 51 के बाद 81, फिर 101, फिर 121। अच्छा टोटल नंबर इनका कितना हो गया। अब टोटल नंबर लो या ना लो, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो टोटल नंबर हालांकि काउंट कर सकते हो। देखो अगर कोई संख्या बीच में आ रहा है तो वही आपका मीडियन होता है, और बीच में दो संख्याएं आता है तो उनका एवरेज ले लो। यहाँ पर देखो 2 और 2 4 और 1 5 इधर से हटा दिया, और 2 और 2 4 और 1 5 इधर से हटा दिया, तो बीच में आपका 16 आ गया, तो 16 हो गया मीडियन, ठीक है। अगर बीच में दो संख्याएं आती तो उनका एवरेज ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ दिस रुपीज इन्वेस्टेड एट 16% सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस। हमें बताना है टाइम, टाइम जो होता है दिस इज एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, यही होता है। एस आई कितना हो गया, 2500 की वैल्यू अगर 4100 बन गई, तो आपका इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलोगे कि 2000 अगर मिलता, 1000 और 5 15 और 1600, आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों को हम माइनस कर देंगे इनका डिफरेंस, तो ये 1600 आ गया, और इनटू का 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल हो गया 2500, और इनटू का रेट, रेट इज 16। इससे ये कट जाएगा 100 बार में, ये 2 जीरो से ये, और 25 से ये 4 बार में, सो दैट 4 ईयर्स लगेंगे। 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्त, में आपको क्या बोला गया है, अ सम ऑफ दिस रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी such a way that the ratio of A and B is 3 and 4 and the ratio of B and C is 12 and 13. What is the amount received by B? सबसे पहले हम ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ए बी का दिया है 3 और 4, बी सी का दिया है 12 एंड 13। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर सीधा फिर तिरछा, तो ये 4 तियां 12 आ गया, सॉरी 12 और 13 था ना, 12 और 13, तो 13 चौके 52 52, और ये 12 चौके 48, और ये 12 तियां 36। 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 4 नेम 36, और 4 से कटेगा 12 चौके 48 और 13 चौके 52, ये रेशियो आ गया।
टोटल सम अगर मैं निकालता हूँ यानी कि टोटल योगफल, तो ये हो गया 12 और 13 25 और 9 5 14 34 और क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है, दिस इज 7786। आप 17 से काट लो, 2 टाइम्स ये कटेगा, 17 से इसको काटोगे तो 17 से ये 17 चौके 68, फिर 7 और 2 9, 17 पीछे 85, तो 5 और 8 13 17 8 136। अगर ये 2 की वैल्यू है तो हमें 12 की वैल्यू बतानी थी, टोटल बी की वैल्यू बतानी है, तो 12 बनाने के लिए इसको 6 टाइम्स करना होगा, तो इसको भी मैं 6 टाइम्स कर देता हूँ। तो ये 6 अट्ठे 48, फिर बचा 6 पच्चे 30 और 4 34। ठीक है, तो लास्ट में 4 और 8 केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। बाकी आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, एक्स वाई जेड में एक्स वाई इतना, वाई जेड और ये सब दिया हुआ है, आपको बताना है वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो क्या होगा। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब आपको दिया है एक्स वाई 5 है, एक्स वाई इज 5, जेड एक्स आपको दिया है 7, ये 7 दिया है, और क्यू जो है वो वाई जेड पर एक बिंदु है, वाई जेड पर एक पॉइंट लेट से क्यू है, इसको हमने मिला दिया। अब कह रहा है कि एक्स क्यू एक्स को बाइसेक्ट करता है, एक्स को बाइसेक्ट करता है, तो आपको बताना है कि वाई क्यू और क्यू जेड, वाई क्यू और क्यू जेड। अच्छा, आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया हो, यानी कि कोण समद्विभाजक, तो वाई क्यू का जो रेशियो बनेगा क्यू जेड के साथ, वो देखो ये वाली वैल्यू यहाँ आती है और ये वाली वैल्यू यहाँ, यानी कि 5 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, तो 5:7, यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 10th का डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इनके बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो, जब भी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना हो तो पूरे आपको प्राइम नंबर्स काउंट करके लिखने होंगे और फिर उनका जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसे एवरेज निकालना होगा। तो 69 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा, आप काउंट कर लो। 69 के बाद 70 71 पहला आएगा, फिर 72 73 आएगा, 74 75 70 6 77 78 79 आ गया, फिर 80 81 82 83 84 85 86 87 89, फिर 91 और 92। तो ये टोटल आपका प्राइम नंबर्स आ रहा है। इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, इनका सम लिखोगे डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सम यहाँ पर निकाल लो। सम अगर निकालोगे तो ऐसे हम ऐड कर लेते हैं, देखो कैसे ऐड कर लें। 7 और 7 14 और 7 तियां 21, 21 और 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35, 2 कम किया तो ये 37 हो गया, ये आ गया 370। और इनको ऐड कर लो तो 1 और 3 4 और 9 4 13 और 3 16 और 9 25, तो ये 395 आ गया। अब इससे काट लो तो 5 सत्ते 35, 5 निमे 45, यानी कि ऑप्शन बी जो है 11 का वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, और ये पहले भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गेट्स 90% वोट्स इज इलेक्टेड बाई अ, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। Only two candidates are participating in the election and assume all votes are valid। देखो, अगर सारे वोट्स वैलिड थे और सबको मैंने 100 मान लिया, तो जीतने वाले को 90% मिले, इसके मतलब हारने वाले को कितने मिले, 10%। जीतने वाले को कितने ज्यादा मिल गए, 80% ज्यादा मिल गए। और क्वेश्चन में इसको कितना बोला गया है कि 800 का मार्जिन है, तो 80% 800 के बराबर है, तो 1% जो होगा वो 10 के बराबर होगा, और हमें टोटल बताना है, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 25, प्लस इसका फिर से हो जाएगा 25 और 100 का बन जाएगा स्क्वायर रूट 10, ये फिर से 25, और यहाँ पर इसमें 2 जीरो और 2 जीरो, तो 100 आएगा स्क्वायर रूट, और फिर 25 और बटा यहाँ पर 3 और 3 6 जीरो है, तो 1000 आएगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू बतानी है, जब डेसिमल में ही जाना है तो ये 25 पूरा रह गया, ये आपका 2.5 हो गया, और ये हो गया 0.25, और ये हो गया 0.025। ठीक है, तो 25 और 2 27, तो पहले शुरू में आना ही आना है। डेसिमल ये 5 है और ये 2 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 होगा, जो कि इसमें और इसमें तो नहीं है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन बचा। आपको पता है कि यहाँ 3 डिजिट जा रहा है, तो 3 डिजिट जाएगा ही, तो ये 2 डिजिट वाला तो आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा। अदरवाइज आप पूरा ऐड भी कर सकते हो। अगला सवाल है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 2.5% और दूसरे वर्ष 2% रहा हो, तो 2 साल में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या होगा। पहले साल देखो 2.5% मिलता है, 2.5% का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे कि 25% 1/4 होता है, तो 2.5% 1/40 हुआ। 2% कितना हुआ, 1/50। ठीक है,
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले साल की हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है बेसिकली, तो हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि देखो पहले साल में कोई वैल्यू 50 थी, तो एक बढ़ के वो 50 से कितनी बन जाएगी 51, और एक साल और जिसमें 40 है वो क्या बन रहा है 41। इनको मल्टीप्लाई कर लो, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 चौके 20, ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 51 एक बार में, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और 51 चौके 4 और 5 चौके 20, तो ये आ गया 5 और 4 9, 20 और 90 आ गया, तो ये आ गया 20 और 90। इसमें ये प्रिंसिपल है, ध्यान रखिए ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका अमाउंट, इनका डिफरेंस जो आएगा वो सीआई आएगा, जो कि 90 के बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है 6000 और हमारा प्रिंसिपल है 2000, तो 2000 को अगर मुझे 6000 लिखना होगा तो 3 टाइम्स करना होगा, तो एसआई भी 3 टाइम्स, सॉरी सीआई भी 3 टाइम्स हो जाएगा, और 9 तियां 27, यानी कि 270 रुपए आपका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो 14th का भी आंसर बी ही आया। ठीक है, अच्छा एक मिनट यार, यहाँ पर एक 1 आएगा ना, ये 1 आएगा, तो ये 1 होगा, फिर ये भी 1 होगा, तो ये 3 आएगा, 273। तो ऑप्शन सी होगा फिर आंसर, ऑप्शन बी नहीं, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, सुदर्शन एंड अब्राहम appeared for interviews for 2 vacancies. The probability of Sudarshan selection is 1 by 3 and the probability of Abraham's selection is 1 by 5. Find the probability of none of them is selected. ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको सुदर्शन ये दिया हुआ है कितना 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्राहम ये कितना दिया है 1/5। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ उनमें से कोई भी चयनित हो, यानी कि ना ही ए चयनित हो और ना ही बी चयनित हो। ठीक है, तो हमें अब्राहम और सुब्रमण्यम लिखना है ना, या जो भी हो सुदर्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ए भी नहीं हो और बी भी नहीं हो। एक्चुअली में हमें ऐसे ना लिख के इसको लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन एस नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ए को चुना जाएगा और ना ही बी को चुना जाएगा। अच्छा देखो, इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए, पी ए नॉट और मल्टीप्लाइड बाई पी बी नॉट। ठीक है, ए नॉट कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से ए वाले को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस करेंगे, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ी नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, 1 से छोटी ही रहती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ए नॉट निकालने के लिए 1 में से ए को माइनस करेंगे, वैसे ही बी नॉट निकालने के लिए 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए के लिए 1/3 था, सॉरी 1/5 था, तो ये 1/5, और दूसरे के लिए 1 माइनस 1/3, तो सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 1 गया तो 4/5, और ये 2/3, तो ये 8/15 हो गया, जो कि है ऑप्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। पहले इसकी वैल्यू आप क्यूब रूट लिखो, आप क्या लिखोगे, इसका क्यूब रूट 7। ठीक है, फिर ये क्यूब रह गया और इसका क्यूब है। ठीक है, अब बताओ इस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे ये 7 और ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिख सकते हैं, और ये जो क्यूब है ये ऐसे ही है, तो ये कैंसिल आउट होकर बनेगा 7। इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6, तो ये क्यूब रूट ऑफ 6 बनेगा, और ऊपर 3 है तो इसको मैं 6 के पावर 1/3 और गुना में ये 3 लिख सकता हूँ। ये ध्यान रखना, क्यूब रूट ऑफ ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये 6 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट बताना था, ये 7 आ गया, ये 6, तो 7 6 42, यानी कि ऑप्शन सी जो है 16 का वो राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी 20% पर सी को बेच देता है, और सी इतने रुपए भुगतान करता है, ए के लिए क्या मूल्य था। तो हम लास्ट टू फर्स्ट आ सकते हैं, यहाँ पर लास्ट की वैल्यू आपको दी हुई है 532, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक बार 33% लाभ है तो 100/133 लिखोगे, 33 इसमें ऐड करेंगे बिकॉज ये प्रॉफिट है। यहाँ पर लॉस है तो इसको 100 बाई हम 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80, बस इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 19 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 19 से 19 सत्ते 133, और 19 से इसको काटेंगे तो 19 दूना 38, बचेगा आपके पास 12 और 3 15, 19 अठे 152। ठीक है, अच्छा अब इस जीरो से इस जीरो को काट दें हम, और 7 से इसको काट दें, 7 चौके 28, और 4 से इसको काट दें, 4 दूना 8 और 2 पच्चे 10, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ रिचार्ज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 2:1 इफ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय
20 एंड 15% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। देखो कहने का मतलब है उसका व्यय 2 है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है, इधर उसका सेविंग है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर है 2, सेविंग है 1। अब इसको मैं 200 मानता हूं एक समय के लिए और इसको 100 मानता हूं, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 300। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो इनकम 20% बढ़ा, अगर ये 20% बढ़ेगा तो इसका 10% 30 है, तो 20% कितना होगा, 60 बढ़ेगा। 15% की वृद्धि होगी उसका एक्सपेंडिचर, इसका 15% यानी कि ये 15 बढ़ेगा। अब पूछ रहा है कि बचत में कितना, अच्छा एक्सपेंडिचर, सॉरी ये 15 नहीं, ये तो बचत ही है, इसको हटाओ। यहाँ पर 15%, तो 100 पे 15 यानी कि 200 पे ये 30 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, देखो जहां आय में 60 की वृद्धि हुई और खर्च उसमें से 30 हो गया, तो बाकी जो 30 बचा वो इसका सेविंग पे वृद्धि होगा। तो सेविंग पे 30 बढ़ रहा है यानी कि 30%, क्योंकि ये 100 पे है तो डायरेक्ट यही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी 18 का डी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सोल्यूशन पसंद आ रहा है, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है आपने, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला सवाल है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, प्रिज्म का आयतन बताना है। देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, 1/3 और एरिया ऑफ बेस और इंटू का एच, एच यानी कि हाइट, ठीक है। एक चीज यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, 1/3 नहीं आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। अच्छा एक बात ध्यान दो कि एरिया ऑफ बेस तो हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हम लिख देंगे, साइड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। हाइट निकालना होगा, हाइट कहाँ से निकालेंगे, हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू का हाइट, ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आधार की परिधि, सॉरी पेरीमीटर हमने लिखा है ना, आधार की परिधि, हिंदी में परिधि या परिमाप बोलते हैं, और इंटू हाइट, ये 120 है। परिधि कैसे लिखेंगे, आपको पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड सेम होता है, तो इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर वो 3a होता है। तो यहाँ पर 4 तिया 12 और गुना में हाइट, ये 120 हो गया, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसमें पुट कर दो, एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और हाइट के जगह पर 10 रख दो, तो ये 4 चौके 16, 4 इंटू 10 40√3, 40√3 यानी कि ऑप्शन डी। तो 19 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ डी। अच्छा 20th की बात करें, सोहन क्रैमुल पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है, इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है, वह 3.2 kg चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है, ठीक है। देखो खराब बाट इस्तेमाल करके 28% का वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है। अब 28% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा, 28%, इट मीन्स 28/100 एंड वी कैन राइट इट 7/25, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 को वो कितना बना देता है, 25 और 7 32, ये बना देता है, हमने प्लस कर लिया 25 + 7। इट मीन्स उसका खुद का जो कॉस्ट लगता है, ये सीपी हुआ उसका और ये एसपी हुआ, तभी वो प्रॉफिट ले रहा है खुद को इतना। अच्छा देखो अब पूछ रहा है वो कि 3.2 केजी चीनी के बदले वो कितना केजी चीनी दे रहा है, यानी कि वो लोगों को बोल रहा है कि मैं आपको 3.2 केजी दे रहा हूँ, एसपी 3.2 केजी हुआ, एसपी, एसपी क्यों, क्योंकि वो लोगों को बता रहा है कि मैं आपको 3.2 केजी चीनी दे रहा हूं, यानी 3200 ग्राम। अब बताओ 32 को अगर वो 3200 ग्राम बताता है तो 25 को हम कितना बोलेंगे, 2500 ग्राम। और हमसे ये पूछ रहा था कि ओरिजिनल में वो कितना दे रहा है, तो ओरिजिनल में तो वो 2500 ही ग्राम दे रहा है। वो एसपी यानी कि इसका खुद का कितना जा रहा है, 2500 ग्राम का गया, ठीक है, लेकिन वो दूसरे को बोल रहा है कि मैं 3200 ग्राम आपको दे रहा हूँ। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है 20 का। 21st की बात करें, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 6 के पहले 8 गुणज क्या होंगे, पहला 6, फिर 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, ऐसे ही लास्ट आएगा 6 8 जा 48। और यहाँ पे एवरेज बताना है, तो ऐसे केस में एवरेज हम फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2 करके निकाल सकते हैं, तो पहला 6 और आखिरी 48/2, 8 6 14, 54 का आधा 27। तो ऑप्शन सी फिर से सही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 21st का। 22 की बात करें, अ डिस्काउंट ऑफ 27% ऑन अ सर्टेन बिल एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिस एंड दिस वाज 56 रुपीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। देखो इन दोनों को कंबाइन करो, पहले कंबाइन कैसे कर सकते हैं हम, a + b और -ab/100 से, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और -2/100, 200 बेसिकली ए बी करोगे तो ये कट जाएगा और ये आ गया 28%। डिफरेंस कितना हुआ बताओ,
पहले वाला था आपका 27% और ये आ गया 28%, डिफरेंस हुआ 1% का। और इसकी वैल्यू अगर 56 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का ए। 23 की बात करें, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली इज 4:7। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कॉफी एंड टी। ये क्वेश्चन आसान निकला। कैसे आसान निकल गया? देखो, मूल्य का अनुपात यानी कि प्राइस, प्राइस का रेशियो 3 और 4 है। कंजम्पशन आपको यानी कि कितना खपत हो रहा है, देखो जिसका रेट 3 का है वो कितना खपत हो रहा है? 4 केजी। और जिसका रेट 4 का है वो कितना खपत होता है? 7 केजी। तो टोटल कितना यहाँ पर कॉस्ट लगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 3 रुपए वाला हमने 4 किलो ले लिया तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 रुपए वाला 7 किलो ले लिया तो 7 चौके 28। इसको काट लो तो ये 3 चौके 12 और 7 चौके 28, 3:4 7। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट ट्रेवल्स 3 kilometer upstream in 1 hour and 1 kilometer downstream in 12 minutes. How much time will it take for the boat to go 6 kilometer in still water? स्टिल वाटर में हमें बताना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोट का स्पीड निकालना होगा स्टिल वाटर में। अच्छा देखो, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और टाइम कितना लग जाता है? 1 घंटे, राइट। और 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे 12 मिनट का टाइम लगते हैं। अब एक चीज आप समझ लो कि अच्छा दोनों जगह एक काम करते हैं, अगर हम दोनों जगह टाइम को सेम कर दें या फिर डिस्टेंस सेम कर लें तो ज़्यादा ईज़ी होगा, ठीक है? डिस्टेंस पहले केस में 3 किलोमीटर है, सॉरी, पहले केस में डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, सेकंड केस में ये 1 किलोमीटर है। अगर इसे भी मुझे 3 किलोमीटर बनाना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 3 किलोमीटर बना सकता हूँ। और अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया तो टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 12 तिया 36 मिनट लग जाएगा इसको 3 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है? कब? जब वो डाउन स्ट्रीम में चलेगा। अब मैं यहाँ से रेशियो लेता हूँ, देखो टाइम का रेशियो तो मैं लिख ही सकता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ अप स्ट्रीम, इधर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? 3 किलोमीटर चलने में उसे 1 घंटे लगते हैं, यानी कि 60 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम में वही चलने में, अगर डाउन स्ट्रीम में भी 3 ही घंटे चले तो टाइम उसको 36 मिनट्स लगते हैं। रेशियो आप लिख सकते हो, रेशियो अगर आप काटोगे तो 12 25 60 और 12 तिया 36, 12 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 3 और 5 का रहा होगा। और यहाँ से मैं बोट की स्पीड अगर निकालूं तो आपको पता है बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2, तो 5 और 3 8 का आधा आ गया 4। अब 4 की रफ्तार से अगर वो 6 किलोमीटर चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम आपको पता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 6 किलोमीटर, स्पीड 4 हो गया, यानी कि 3/2, तो ये 1.5, यानी 1.5 घंटे, तो 1 घंटे 30 मिनट। अगला सवाल है, व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री कंपेयर्ड टू 45 डिग्री, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज 40 मीटर लॉन्गर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये मान लो टावर की हाइट है, ठीक है, सीधा मैं बनाता हूँ। अब ये कह रहा है कि एक बार के केस में ये 30 डिग्री है, सेकंड केस में ये कितना है? 45 डिग्री। और ऐसे केस में कह रहा है कि जो छाया है वो 40 मीटर का गैप आ जाता है, यानी कि मान लो यहाँ पर जो उसकी छाया होगी, ये टावर है, ठीक है, ये उसकी शैडो हो गई, और ये नेक्स्ट केस में शैडो हो गई, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 40 मीटर, यानी कि ये 40 मीटर हो गया। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला। अब मैं शुरू करता हूँ 45 से। 45 के केस में आपको पता है कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 रहा होगा, ठीक है, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हो। अब अगर मैं 30 डिग्री के हिसाब से सोचूं तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 90 में से माइनस करेंगे। और अगर देखो 30 के सामने x है तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये √3 इंटू एक्स होगा। और इन दोनों का डिफरेंस x का और √3 x का 40 मीटर दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो ये आ जाएगा √3x और माइनस x, ये आ गया 40 मीटर। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं निकालूं तो ये होगा 40 बाई √3 माइनस 1, और अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो ये √3 प्लस 1 और ये भी √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 40 √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया 2, 2 से काटोगे ये 20 बार में, तो जो हाइट आ गया, जो x की वैल्यू आ गई, ये 20 और √3 प्लस 1। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है 25 का, ऑप्शन सी।
26 की बात करें, द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस इफ द सम ऑफ दिस टू मेजरमेंट्स इज इक्वल टू द मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3x है, ये 7x है और इन दोनों का सम इसके बराबर है, यानी 7 और 3 10x के बराबर ये हो गया, तो स्मॉलेस्ट यानी 3x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। आपको पता है कि सम जो होता है तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर दो, 7 3 10 10 20, x की वैल्यू जो सम आ रहा है ये 180, तो x की वैल्यू 20 से 9 बार में कट जाएगा और हमें 3x की वैल्यू बताना है, तो ये 27 हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन डी 26 का डी हो गया। 27 की बात करें, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 40 है, तो सबसे छोटा कोण ये मान लो हो गया। इस तरीके से हमने बना दिया, ये दो पैरेलल लाइंस एल और एम हो गए और ये थर्ड आपका जो इंटरसेक्ट कर रही है वो। अब इसमें क्या रहे, तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर, एक ही तरफ यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका डिफरेंस दिया है। अच्छा, इनका सम आपको पता होगा कि इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं वो इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको अगर मैं x बोलूंगा तो इसको मुझे 180 माइनस x बोलना पड़ेगा। और इन दोनों का डिफरेंस हमें 40 गिवन है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये आएगा x और माइनस 180 माइनस x, ये कितना आ गया 40। तो यहां से आप लिखोगे कि एक्स और ये प्लस बन जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और माइनस का 180 ये 40 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू 8 4 12 220, तो x की वैल्यू 110 आ रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, छोटा कोण। तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू अगर 110 निकाला तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 110 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 70। तो ये 110 है और ये 70 है, तो छोटी वैल्यू 70 हो गई। ऑप्शन डी फिर से सही हो गया 27 का। 28वें की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और ये 9x स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन x माइनस 1/3 1 माइनस x/3 और x प्लस ये। ठीक है, तो x की अगर कोई वैल्यू मुझे लगता है कि रख दें तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, क्योंकि जो आंसर है आपको वो डिजिट्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये x से इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू रख देते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीरो नहीं आए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 ही रख दूं, लेट से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू को मैं 1 रखता हूं, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि ये आ गया माइनस का 8, ये 1 आएगा तो 9 माइनस 1 ये 8 आ गया, डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 1/3, तो ये 3 में से 1 गया तो 2/3, और गुणा में 3 में से 1 गया तो ये भी 2/3। ठीक है, और गुणा ये 9 हो गया और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 और 1 4/3, और इंटू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 एंड 1 4/3, यही आएगा। अब देखो बेसिकली बना क्या, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा शब्दों में लिखूं या जो कट सकता है काट देते हैं। जैसे ये दो, ये देखो 4 दूना 8 से ये 8 कट गया और 4 दूना 8 से ये 8 कट गया। ठीक है, अब ये माइनस बचा ऊपर और ये 9 बचा और नीचे बचा 1 बटा ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9 81। तो ओवरऑल जो आंसर आया माइनस का 9 और इंटू का 81, यानी कि माइनस का 729, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और साथ में कमेंट भी करें। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन ऑब्जर्व्ड द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पॉइंट P एंड Q at the angles of elevation 60 and 30 डिग्री respectively if the distance between P and Q 10। देखो बिल्कुल सेम टाइप का है क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये मान लो पोल है, ऑब्जर्व एक बार किया पॉइंट P से और एक बार Q से, ठीक है ना, और P एंड Q से, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। ठीक है ना, तो मान लो ये P है और ये Q है, और इसको अगर मैं मिलाता हूं तो जो एंगल बनता है एक जगह 30, तो जो छोटा एंगल है ये 30 और बड़ा एंगल क्या है 60, ये 60 है। P और Q के डिफरेंस आपको गिवन है कि 10 मीटर है, तो ये आपका 10 मीटर हो गया। हमें ये टॉप बताना है जो कि x है। तो या मैं एक काम कर सकता हूं, इसको √3 के साथ ले लेता हूं तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको √3x लेता हूं तो 60 के सामने अगर √3 होगा तो ये 30 बनेगा, क्योंकि 90 माइनस 60 करोगे 30। अगर 60 के सामने आपका √3x हुआ तो 30 के सामने उसको √3 से डिवाइड करोगे तो ये केवल x आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 30 के सामने आपका √3x है, यहाँ पर अब बड़े वाले हम
ट्रेंगल में बात कर रहे हैं, ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा 60, ठीक है ना। ये हो गया आपका 60। अब 30 के सामने अगर √3x है तो 60 के सामने कितना होगा, इसका √3 टाइम्स। √3 टाइम्स करोगे तो ये टोटल 3x हो जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंस कितना आ गया 2x का, और ये 10 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमें √3x बताना है तो √3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 40 एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग स्टाफ members of a school is 4,000 if the average salary of non-teaching staffs member is 4,200, find the average salary of remaining staffs of the school। देखो कहने का हम डायरेक्ट यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक तरफ लिखता हूँ टीचिंग और एक तरफ नॉन टीचिंग, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स का एवरेज है वो 4,200 है, गैर शिक्षण स्टाफ का, ठीक है, यही बात है ना। नॉन टीचिंग स्टाफ इतना, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ 4,200, ठीक है, और ये रिमेनिंग स्टाफ्स में मान लेता हूँ, और टोटल की सैलरी सबकी मिलाकर सैलरी कितनी है 4,000, ठीक है। अब मैं रेशियो लिख रहा हूँ, इनका हमें बताना ही है। अब देखो नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं 35 है, नॉन टीचिंग स्टाफ 35 है, तो बाकी के जो रिमेनिंग हुए वो कितने हुए 5, क्योंकि टोटल 40 है। इनका रेशियो कितना आ गया 1 और 7 का, तो ये 1 है तो ये 7 है। अब इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 200, तो 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 7 की वैल्यू 1400, ठीक है। और देखो ये वैल्यू अगर बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, 4000 से कितनी छोटी होगी 1400 कम होगा, तो ये वैल्यू आएगा आपका 4000 और माइनस का 1400, इसका मतलब 2600, ठीक है। तो 2600 यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, और एलिगेशन से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ कम आने के कारण डीमोटिवेटेड महसूस करता हूं मैं, और ऐसे में वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो आई होप कि आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत आप करो, मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।